नमस्कार, मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार पर हमारा खास कार्यक्रम गुनहगार कौन। एक सच्चाई जो अक्सर अंधेरे में जन्म लेती है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अपराध क्या हुआ। सवाल यह है कि गुनहगार कौन है। हर घटना के पीछे एक कहानी छिपी होती है, कुछ सवाल, कुछ शक और कुछ अधूरे सच। कभी कानून के घेरे में उलझती सच्चाई तो कभी सिस्टम की चुप्पी अपराध को और गहरा बना देती है। हम दिखाएंगे आपको हर वो सबूत, हर वो कड़ी जो आपको सच्चाई तक ले जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं दिखाई, यहां तलाश की जाती है सच्चाई की। देखिए आपका अपना क्राइम शो गुनहगार कौन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे समाज की उस सबसे बड़ी शक्ति, महिला शक्ति की। कहा जाता है नारी ही सृष्टि का आधार है, लेकिन आज सवाल यह है कि क्या यह बात सिर्फ शब्दों और नारों तक सिमट कर रह गई है। आज पूरा देश एक क्रांतिकारी पुकार के साथ खड़ा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मगर क्या इस पुकार को सही मायनों में सुना जा रहा है, खासकर बिहार में और पूरे देश के दूसरे राज्यों में, जहां एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध इन दावों की पोल खोल देते हैं। क्या सिस्टम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, या फिर आज भी महिला सुरक्षा सिर्फ फाइलों तक सीमित है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेगा आपका अपना क्राइम शो गुनहगार कौन। देखिए पटना से एसके राजीव की ये खास रिपोर्ट। सूबे के प्रधान नीतीश कुमार सामाजिक सुधार आंदोलन चला रहे हैं। शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक विसंगतियों पर आए दिन मुहिम जोर पकड़ते दिख रहा है। बिहार में आए दिन मानव श्रृंखला जैसी चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन शायद उस मानव श्रृंखला में खड़ी वो नाबालिग बच्चियां जो एक उम्मीद लेकर बुलंद हौसले के साथ खड़ी रहती है, आज महफूज नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बिहार के कई जिलों में हुई घटनाओं को देखकर मानवता भी शर्मा जाए। अब जरा सुनिए बिहार में विपक्ष सरकार पर कैसे कटाक्ष करता है और कहता है कि नीतीश का सुशासन अब कहां चला गया। सकता है बेटियों को सुरक्षित कैसे किया जाता है, बेटियों के प्रति सरकार में बैठे हुए लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये दिख रहा है। बेटियों के साथ यौनाचार, व्यभिचार, अत्याचार और बलात्कार और उनकी हत्या करने वाले अभियुक्तों को ही बचाने का कहीं ना कहीं प्रयास चल रहा है, जिसके कारण परिवार के लोगों में जो रोष है, जो गुस्सा है, वह स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। बिहार में नीट की छात्रा के साथ जिस तरह से घटनाएं हुई, जिस तरह से मधेपुरा में एक विधवा महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई, 4 वर्ष की बच्ची के साथ खगड़िया में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, बक्सर में स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, भागलपुर में 2 बच्चियां अभी तक से गायब है। ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। बिहार में बेटियों को बचाने के प्रति सरकार में बैठे हुए लोगों की कोई संवेदना नहीं है, और सरकार में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं वैसे ही लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं जो बेटियों के साथ अत्याचार, यौनाचार, व्यभिचार की घटनाएं करते हैं। इस तरह की घटनाओं में संलिप्तता जिनकी होती है, उनको बचाने के प्रति सरकार की गंभीरता ज्यादा दिखती है बनिस्बत बेटियों को न्याय दिलाने के प्रति। बिहार में बलात्कार और हत्या जैसी घोर, निंदनीय और समाज को कलंकित करने वाली घटनाएं पिछले साल के तुलना में 19% बढ़ी है, जो किसी भी तरह से आज के सामाजिक सुधार आंदोलन को सही नहीं ठहराती। खासकर पिछले दिनों रोहतास, औरंगाबाद, बेतिया, मधेपुरा और जहानाबाद में हुई घटनाओं ने तो बिहार के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। सत्ता पक्ष के मामलों में कार्रवाई करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है। हाल ही में नीट छात्रा की मौत हुई, उसके बाद कई जगह से जो बच्चियां हैं वो अपहरण किया जा रहा। कल बेतिया से 5 बच्ची गायब हुई, उसके बाद औरंगाबाद से बच्ची गायब हुई, आपका भागलपुर से गायब हुआ। तो कैसे, क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित है, आपको लग रहा है? इसके पीछे जो संगठित गिरोह है उसके लिए पर्दाफाश के लिए जो है सरकार लगी हुई है। बहुत जल्दी आपके पास जो है सारी तथ्य को जो है रखी जाएगी और उसको जो है कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। क्या नीतीश जी के शासन
शासनकाल का सवाल खड़ा होता था कि नीतीश जी के राज्य में बेटियां सुरक्षित है, लेकिन आखिर के अरे भैया, अगर उनके शासनकाल में सवाल खड़ा किया होता तो हम लोग 202 पर जो है अपार बहुमत की ओर नहीं जाते। यह सब आप लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब बातों का कोई स्थान नहीं है। नीट छात्रा के मामले की कब अब उद्भेदन हो गया क्या? अब इसके पीछे एकदम असली तथ्य को पता लगाया जा रहा है। जल्दी आपके सामने बात रखी जाएगी। आप तो पत्रकार हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, आप जानते हैं आपके साथ कितनी बच्चियां इस तरह से घूम घूम करके न्यूज़ जमा कर रही है। उसको डर लगता है क्या? उस जमाना हमने देखा, उस जमाना आपने नहीं देखा है कि जब लड़कियां क्या लड़के भी शाम को बाहर घर से नहीं निकलते थे। आज लड़कियां कितनी सुरक्षित है इसका जवाब इसी समझ लीजिए कि आज लड़कियां राइफल लेकर के हम लोगों का सुरक्षा कर रही है। घटनाएं घटती है, ये बात हम नहीं कर सकते। घटना सब दिन घटी है और घटना घटती है, लेकिन सरकार उस पर नियंत्रण पाना चाहती है और नियंत्रण पा जाती है। नीट का जहाँ तक समस्या है, नीट विद्यार्थी स्टूडेंट छात्रा का समस्या है, उसका भी बहुत जल्दी देखिए इलाज हो जाएगा। हमारे भागलपुर से 2 छात्राएं गायब हुई थी, बम्बई में चली गई थी, अपने मन से चली गई थी। उसी तरह और सब भी मामला जो है आपने बताया, आप 1-2 दिन रुकिए, सब मामला हल हो जाएगा। घटना घटती है, बात सही है, लेकिन वह प्रायोजित नहीं होती है। किसी के द्वारा घटना किया नहीं जाता है, अन्य मार्ग से कंट्रोल नहीं होता है। यही सबसे बड़ी बात है। उस जमाने में था अन्य मार्ग से क्राइम कंट्रोल होता था, आज अन्य मार्ग से क्राइम कंट्रोल होता है। उस वक्त क्रिमिनल कंट्रोल होता था, क्रिमिनल को गाइड मिलता था अन्य मार्ग से। आज छोटी मोटी घटनाओं के ऊपर सभी राजनीतिक पार्टियां सड़क जाम से लेकर बिहार बंद जैसी कारनामे करते तो खूब दिखती है, लेकिन प्रदेश में बलात्कार, अपहरण और हत्या की शिकार हो रही बेटियों और महिलाओं के मामले में इनकी संवेदनशीलता शून्य हो जाती है। ऐसे में सरकार की नीयत और मंशा पर सवाल तो उठेंगे ही। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ, लेकिन आपको जान करके ये बहुत हैरानी होगी कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दरअसल में अभी हाल के दिनों में ही नीट के एक छात्रा के साथ जो घटना हुई थी, उससे न सिर्फ बिहार शर्मसार हुआ, बल्कि औरंगाबाद में 4 बच्चियों की अचानक मौत, बेतिया से 4 बच्चों का लापता होना और उसके बाद मधेपुरा के हॉस्टल में एक बच्ची की मौत, अब कहीं ना कहीं से सरकार के सिस्टम पर और सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर बिहार में बेटियां कब सुरक्षित रहेंगी। पटना से कैमरा पर्सन विकास और सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। तो महिला सुरक्षा के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना जरूरी है। अगली खबर है गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आई ये खबर सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि कई सवालों को जन्म देती है। टीला मोड़ थाना क्षेत्र की भारत सिटी सोसाइटी, जहां देर रात करीब 2 बजे 9वीं मंजिल से गिरकर 3 नाबालिग सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। पूरा इलाका सन्न है, हर सवाल अब भी जिंदा है। शुरुआती जांच में पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन एक चश्मदीद के बयान ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसकी हर लाइन अब जांच के दायरे में है। क्या यह वाकई आत्महत्या है या इसके पीछे कोई ऐसा सच जो छिपा रहे हैं और सामने आना अभी बाकी है। पुलिस, फॉरेंसिक टीम और प्रशासनिक अधिकारी मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। सवाल बहुत है और जवाब तलाशेगा आपका अपना क्राइम शो गुनहगार कौन। देखिए गाजियाबाद से राजेंद्र चौधरी के साथ हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। गाजियाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ आंखें नहीं, दिल भी भिगो देती है। भारत सिटी सोसाइटी B1 टावर फ्लैट नंबर 907, इसी घर में रहने वाली 3 नाबालिग सगी बहनें देर रात 9वीं मंजिल से गिर गई। तेज आवाज सुनकर जब लोग बाहर निकले तो जो देखा
वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सूचना मिलते ही ढीला मोड़ थाना पुलिस, आपत टीम और फॉरेंसिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। तीनों बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिली है, जिसकी जांच जारी है। देखिए, आज 4 फरवरी के अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली आवर्स में करीब 2 बजे पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 3 लड़कियों ने ऊपर से कूदने की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया, जहाँ उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है, इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं, इन्होंने सुसाइड किया हुआ है और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी अधिक जांच की जा रही है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है सर? सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ? देखिए, जितना अभी तक जांच हुआ है उसमें किसी भी ऐप का स्पेसिफिक नाम नहीं है। एक जो बताया उसमें लिखा गया है, उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी, ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने, और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है। 50 दिन 50 टास्क की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, उसमें अलग अलग टास्क लिखे हुए हैं कि पहले दिन ये करना है। क्या वो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है? नहीं, अभी तक ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है और अगर आगे आता है तो इसके बारे में आपको क्लियर किया जाएगा। फैमिली कह रही थी सर कि गेम खेल रहे थे, टास्क था और कल फाइनल टास्क था। ऐसे कोई तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं और अभी जितनी बात हुई है तो उनको भी ये सारी चीज़ें लोगों से बात करके ही पता चला है और इस कोई टास्क के बारे में अभी कोई भी कंक्लूसिव नहीं। अच्छा सर, तीनों बच्चियां क्या स्कूल जाती थी सर? अभी इनका स्कूल में जाने का नहीं पाया गया है। पिछले 2 साल से इनका स्कूल जो था कंटिन्यूस नहीं था। वजह सर? इनके जो परिवार द्वारा बताया गया है तो ये एकेडमिक्स में इतनी ठीक नहीं थी और इनके इसी वजह से उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया था। तीनों का एक साथ? इनके जो फैमिली की कंडीशन है वो कोई इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। सर, क्या इन्वेस्टिगेशन में लग रहा है कि जो सुसाइड हुआ वो इसी गेमिंग ऐप की वजह से हुआ? फिलहाल तो ऐसा नहीं सामने आया है और ये काफ़ी इनिशियल स्टेज है जांच की और इसमें आगे जांच होगी और जैसे ही कुछ नए तथ्य आते हैं या कुछ कंक्लूजन हमें मिल जाता है तो आपको अवगत किया जाएगा। सर, रात को जिस वक्त ये कूदी थी ऊपर से, तो उस वक्त घर के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे? घर में पूरा परिवार मौजूद था। तो क्या उन लोगों को पता था कि जागी हुई है या बातचीत, परिवार नॉर्मल था उस वक्त या सोए हुए थे सब? सभी लोग सोए हुए थे और फिर शोर सुन के जब ये परिवार जगा तो उनको ये घटना सामने। सगी बहनें थी या इनकी माँ अलग थी? इसमें जो है जो इनके पिता हैं, इनकी 2 शादियां हुई है और ये इनकी माएँ अलग अलग। गाजियाबाद के डीसीपी निमेश पाटिल के मुताबिक अब तक की जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि नोट में किसी मोबाइल गेम या ऐप का नाम नहीं है, लेकिन यह जरूर लिखा है कि बच्चियां कोरियन कल्चर से प्रभावित थी। एक जस्मदीद अरुण कुमार का बयान भी सामने आया है। उनका दावा है पहली बच्ची ने कूदने की कोशिश की और बाकी 2 बच्ची उसे बचाने का प्रयास में नीचे गिर गई। अब पुलिस इस बयान की भी सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच कर रही है। घटना के बाद पूरी सोसाइटी सदमे में है। मैंने सामने से तीनों को जंप होते हुए देखा है। मुझे कुछ इससे पहले कुछ मुझे समझ में आता कि मैं बुलाऊं, आवाज दूं, ये सारा इंसिडेंट हो गया। मुझे कुछ एबनॉर्मल सा दिखा था कि मतलब वो जो गिलास है, बालकनी है, उसके ऊपर बैठे हुए थे। वो बार बार बैक साइड से गिरने की कोशिश कर रहे थे और दूसरा उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये लगभग 2 बजे का बात है और मेरी नज़र इसीलिए गई क्योंकि 2 बजे अगर लाइट किसी का ऑन हो तो थोड़ा सा और मुझे वो लगता है, और बालकनी के ऊपर अगर कोई चढ़ के बैठा हुआ हो तो ऑटोमेटिक डाउट तो फील वैसे ही हो जाता है। इससे पहले कि समझ में आता ना, वो ऑलरेडी जंप कर दिए थे। प्लानिंग एक की थी। मुझे तो यही दिखाई दे रहा था कि प्लानिंग एक की है और बाकी जो है उसे बचाने में गिरे हैं। तो फिर आपने मैं जस्ट आया नीचे, मैंने पुलिस को कॉल किया, एम्बुलेंस को बुलाया, मैंने सारे को तुरंत जस्ट इन्फॉर्म किया। लोग सवाल पूछ रहे हैं, बच्चों की मानसिक सेहत, डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन प्रभाव आखिर किस दिशा में हमारे बच्चों को ले जा रहे हैं?
इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल लत को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है और परिवारों से अपील की है कि बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार बार बार चेतावनी दे रही है, सुझाव भी दे रही है, उसके बारे में भी जागरूक करने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि गेमिंग से बच्चों की लत से छुड़ाना चाहिए, बचाना चाहिए और परिवार वालों का बहुत भारी दायित्व है कि परिवार के बच्चों को इसकी लत पड़ने से दूर रखें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मेरी अपील है कि हर परिवार के लोग, परिवार के मुखिया, परिवार के संरक्षक अपने बच्चों के लिए इस पर विशेष ध्यान दें कि ऑनलाइन गेमिंग में उनकी लत में ना आ जाए, उनके स्वभाव में ना आ जाए, आदत न बन जाए, अन्यथा यही इस तरह के गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। गाजियाबाद की इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 मासूम बहनों की मौत के पीछे असली वजह क्या है? आत्महत्या, हादसा या कुछ और? इसका जवाब पुलिस जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के बाद ही सामने आएगा। लेकिन तब तक यह सवाल हम सबसे पूछा जा रहा है, क्या हम अपने बच्चों की अंदर की दुनिया समझ पा रहे हैं? प्रशासन की निगरानी जारी है और सच तक पहुंचने की कोशिश भी। बहुत ही दर्दनाक हादसा। इसमें सच्चाई क्या है, पुलिस जांच में सामने आएगा, लेकिन 3 मासूमों की जान फिलहाल चली गई है। अगली खबर का रुख करते हैं तो मऊ से आया ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों की वो शाही सच्चाई है जिसे जानकर हर कोई सन्न रह जाएगा। राय लखीसरी थाना क्षेत्र के चारपाई खुर्द गांव से यूट्यूब वेल के पास मिला एक व्यक्ति का शव और यहीं से शुरू हुई एक सनसनीखेज जांच। पुलिस ने जब परतें खोली तो सामने आया पारिवारिक विवाद और कथित अवैध संबंध का एंगल। सबसे चौंकाने वाली बात, इस हत्या में मृतक की बहू समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। क्या रिश्तों का भरोसा इस कदर टूट सकता है और कैसे अपनों ने ही रची खून की ये साजिश? हर सवाल का जवाब हर सबूत के साथ पेश करेगा गुनहगार कौन। देखिए जाहिद इमाम मऊ से ये खास रिपोर्ट। रिश्ते जो सुरक्षा देने के लिए होते हैं, जब वही खौफनाक अंजाम बन जाए तो इंसानियत कांप उठती है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सरायल खंसी थाना क्षेत्र के चौड़पा खुर्द गांव के एक ट्यूबवेल के पास 54 वर्षीय शुभ बच्चन राजभर उर्फ गोरी की निर्मम हत्या कर दी गई। बुधवार को पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। प्रेस वार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि इस हत्या में मृतक की बहू सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया एक बेहद शर्मनाक सच। बहू का पति विदेश में रहता था और उसका एक युवक से प्रेम संबंध था। मृतक ने बहू को डांटा और यही डांट नफरत और साजिश में बदल गई। बहू ने यह बात अपने प्रेमी को बताई और फिर प्रेमी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर धारदार हथियार से शुभ बच्चन राजभर का गला तब तक काटा जब तक उनकी अंतिम सांस नहीं निकल गई। इतना ही नहीं, इस बेरहमी को वीडियो में भी कैद किया गया। देखिए, 1 तारीख को जो हमारे सराय लखनसी में गरथौली गांव पड़ता है, उसका एक मजरा है मठिया। वहाँ पे एक सुबच्चन उर्फ गैड़ी, जिनकी उम्र 54 वर्ष थी, वो रात्रि में गायब होते हैं और सुबह जो है उनकी लाश मिलती है और उनकी गर्दन काट करके जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। इस पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इसमें हमारी जो टीम है, जिसमें खासतौर से हमारे सराय लखनसी, हमारी स्वाट टीम और हमारी सर्विलांस की टीम इस घटना का अनावरण करने में लगी थी और इसमें हमको सफलता मिली है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस घटना का अनावरण हमने जो है ट्रेडिशनल तरीके से किया है। इसमें सर्विलांस या मोबाइल पे हम आधारित नहीं रहे हैं। हमने केवल पूछताछ पे, रंजिश के आधार पर, शक के आधार पर और मुखबिर के आधार पर इस घटना का जो है सफलतापूर्वक अनावरण किया है। इसमें घटनाक्रम इस प्रकार है कि जो मृतक है उसकी बहू, जिसका नाम पिंकी राजभर है, उसका एक लड़के से, जो उसका मौसी का लड़का था है, उससे प्रेम संबंध था
और उसने जो है ये कहा था कि ये जो मृतक है ये मेरे साथ मारपीट कर रहा है और इसने मेरे साथ कई बार मारपीट की है और इसकी जो है हत्या करनी है। इस पर यह अपने 2 साथियों को लेकर के जो है आता है। इस बुजुर्ग को शराब पिलाने के बहाने वहां पर बुलाया जाता है और इसकी गर्दन काट करके जो है हत्या कर दी जाती है। इसमें 3 अभियुक्त हैं जिनकी उम्र 19-20 वर्ष के आसपास है और जिसमें मेन अभियुक्त है उसकी उम्र जो है 24 वर्ष है। उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो इन्होंने हत्या की थी तो इन्होंने उसका वीडियो भी उसका गला काटते हुए बनाया था, वो वीडियो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया गया है। घटना में जो मृतक का मोबाइल था वो भी हमने बरामद कर लिया है और जो मोटरसाइकिल जो घटनास्थल पर आने में प्रयुक्त की गई थी उसको भी हमने बरामद कर लिया गया है। क्या कारण निकल के आ रहा है जो पूरा जिस तरीके से हत्या किया गया है? इसमें कारण ये था कि जो मृतक था उसने अपनी जो बहू थी जो पिंकी राजभर है, जैसा पिंकी राजभर का कहना है कि 2-3 बार उस पे जो है बुरी नीयत से भी हमला किया था और उसके साथ मारपीट की थी, उसके बच्चे के साथ मारपीट की थी। इस पर जो है बुरी तरह आजिज होने के बाद उसने अपने प्रेमी को बुलवा करके जो है इसकी हत्या करवाई। कितने लोग गिरफ्तार हैं? इस घटना में 3 लोग शामिल थे और तीनों लोगों की जो है हम लोगों ने गिरफ्तारी कर ली है। सभी की आवश्यक कार्रवाई करते हुए इनको जो है जेल भेजा जा रहा है। अब किसी अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष नहीं है, सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई। इसका पति सर विदेश में रहता है, कब से विदेश में है? पिंकी राजभर का पति जिसका नाम चंदन है वो विदेश में रहता है और विदेश से आता जाता है, लेकिन पिछले लगभग 2 वर्ष से वो अपने घर पे यानी अपनी पत्नी से या अपने परिवार से मिलने के लिए नहीं आया है। सर तीनों सर इनका कब से प्रेम प्रसंग चल रहा है? ये प्रेम प्रसंग लगभग 1.5 साल से चल रहा है और इन घटना में जो शामिल 3 लड़के हैं उसमें एक लड़के का संबंध जो है पिंकी राजभर से था, शेष दोनों उसके साथ थे जिन्होंने घटना को अंजाम देने में उसकी मदद की। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह रिश्तों में घुलते जहर की कहानी है, जहां संयम की जगह गुस्सा, संवाद की जगह साजिश और समझ की जगह हिंसा ने ले ली। सवाल हम सबसे है, क्या रिश्तों को बचाने के लिए हम बातचीत और भरोसे का रास्ता चुनेंगे या फिर खून और पछतावे का? कानून अपना काम करेगा, लेकिन समाज को आज ही सोचना होगा। रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये किस्सा आपने देखा। हम हर रोज आपको गुनहगार कौन में रूबरू कराते हैं ऐसे ही किस्सों से कि गुनहगार आपके इर्द गिर्द या आपका करीबी भी हो सकता है। इसीलिए हम आपको आगाह करते हैं और कहते हैं कि सावधान रहिए, चौकन्ना रहिए, क्योंकि कोई आपको कहीं शिकार बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इसीलिए आप हमारे साथ हर रोज देखते रहिए गुनहगार कौन। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।